नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो सिर्फ एक देश या एक कॉन्टिनेंट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मैटर है, यानी कि क्लाइमेट चेंज। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने इस पे अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में ह्यूमंस के लिए बस रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं डीपली और सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके लिए पहले समझते हैं क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज यानी टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में लंबे समय तक बदलाव होगा। ये बदलाव नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन आज का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे वेदर तो पहले भी बदलता था, कभी बारिश ज्यादा तो कभी कम होती थी, लेकिन दोस्तों अब ये चेंजेस एक्सट्रीम हो गए और हर साल अनप्रेडिक्टेबल भी हो रहे हैं। तो इसे समझने के लिए पहले समझते हैं क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है। वेदर का मतलब है शॉर्ट टर्म चेंजेस, जैसे आज धूप है तो कल बारिश। और क्लाइमेट का मतलब है लॉन्ग टर्म पैटर्न, जैसे एक रीजन में जनरली कितनी सर्दी होती है या मानसून का एवरेज पैटर्न क्या है। और क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि इन चीजों में यानी कि लॉन्ग टर्म पैटर्न में चेंज होना। तो समझते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। 1850 के बाद यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जब ह्यूमंस ने लार्ज स्केल पर कोयला जलाना शुरू किया, ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करना शुरू हुआ, मेगा स्केल पे फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुई और फॉरेस्ट कट के जब शहर बनने लगे, तब से CO2 जैसे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगे। तो अब ये ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों, जब सन की हीट धरती तक आती है तब धरती इसका कुछ पार्ट स्पेस में रिफ्लेक्शन की तरह छोड़ देती है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती है जैसे कि CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, तब ये अर्थ में एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से इस रिफ्लेक्शन की वजह से हीट बाहर नहीं जा पाती और ये हीट धरती में ही ट्रैप हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, जिससे पेड़ों को फोटोसिंथेसिस में मदद होती है और अर्थ फ्रीज होने से बच जाती है। लेकिन ये इफेक्ट अब बहुत ज्यादा हो चुका है, जिससे हमारी धरती गर्म हो रही है। तो अब समझते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, इसके सोर्सेस क्या है। तो पहला मेजर सोर्स है जो कोयले पे जलने वाले पावर प्लांट्स, पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ, डिफॉरेस्टेशन और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इन चीजों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है वो पिछले 2000 सालों में अनप्रेसिडेंट यानी कि अभूतपूर्व है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2100 तक दुनिया का टेम्परेचर 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर ही दुनिया की कई सिटीज डूब सकती है और दुनिया में फूड शॉर्टेज भी आ सकते हैं। अब देखते हैं कि समंदर और क्लाइमेट का क्या रिश्ता होता है। दोस्तों, समंदर हमारे लिए कार्बन सिंक का काम करते हैं, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करने का। समंदर अप्रोक्सीमेटली जो ग्लोबल CO2 एमिशंस होते हैं उसका 25% एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इस वजह से एक इश्यू भी होता है। जब ज्यादा CO2 समंदर में घुल जाता है तो समंदर के पानी की CO2 की रिएक्शन होके कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिससे पानी एसिडिक हो जाता है, जिससे कोरल रीफ्स डेड हो जाते हैं, मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटना। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो नेचुरल एयर फिल्टर्स होते हैं। लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं तो CO2 एब्जॉर्ब करने वाले कम हो जाते हैं और पेड़ जलने या काटने से और ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन के मेजर रीजंस है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियल फार्मिंग। WWF के डाटा के मुताबिक सिर्फ 13 सालों में 43 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है इस वर्ल्ड से। तो इन सारी चीजों की वजह से अब सोचने वाली बात यह है कि
अगर हर दिन हम 8 बिलियन लोग अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट इन्वायरमेंट डैमेज करने में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इस चीज का इम्पैक्ट हमारे प्लेनेट पे कितना बड़ा होता होगा। तो दोस्तों, कई लोगों को क्लाइमेट चेंज एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लगता है कि क्या पता फ्यूचर में हो जाए कुछ, लेकिन अब इसके कुछ इफेक्ट्स हर जगह दिख रहे हैं, चाहे वो ज्यादा हीट हो, फ्लड्स हो, ड्राउट्स हो या फिर वाइल्ड फायर्स। सब कुछ अब इस धरती पे हो रहा है। तो समझते हैं इन विजिबल इफेक्ट्स को। तो पहला विजिबल इफेक्ट है टेम्परेचर राइज। पिछले 10 सालों में हर एक साल लगभग सबसे गर्म रहा है। हर समर में नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। यूरोप, इंडिया, मिडल ईस्ट, हर जगह पे 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हीट वेव से सिर्फ डिस्कम्फर्ट होते हैं, लेकिन ये हीट वेव्स जानलेवा भी होती है। दूसरा इफेक्ट है मॉनसून का पैटर्न बिगड़ जाना। पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना भी मॉनसून को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल होता था, लेकिन अब कभी बारिश जल्दी, कभी लेट, कभी एकदम ज्यादा हो जाती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? क्रॉप फेलियर और इकोनॉमिक लॉस। 2023 में इंडिया के कई स्टेट में जून जुलाई में बारिश आई ही नहीं और अगस्त में फ्लड आ गया। और इन जैसे इम्बैलेंसेस किसानों के लिए एक डिजास्टर बन जाते हैं। तीसरा इफेक्ट है फ्लड्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से हेवी रेनफॉल इवेंट्स अब बढ़ गए हैं। सिटीज जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पुराने हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और इंडिया की कई सारी सिटीज, वहाँ बारिश के कुछ घंटों में ही सड़कें डूब जाती है। क्या आपको 2022 का बेंगलुरु फ्लड याद है? वहाँ इतना ज्यादा पानी भर गया था कि लोग बोट से घर से ऑफिस तक जा रहे थे। जो विलेजेस नदी के आसपास है, उनमें तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। वहाँ के घर, क्रॉप्स, कैटल सब बाढ़ में बह जाते हैं। चौथा इफेक्ट है सूखा पड़ना। एक तरफ फ्लड तो एक दूसरी तरफ सूखा पड़ जाना। ब्राजील का 2021 का सूखा इतना सीवियर था कि वहाँ के रिजर्वॉयर्स 20% से कम हो गए। इस चीज की वजह से फार्मिंग और पावर जनरेशन दोनों में इफेक्ट पड़ा। अफ्रीका, इंडिया, कैलिफोर्निया, इन सारी जगह पे सूखे पड़ते जा रहे हैं और इस सूखे की वजह से वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज और माइग्रेशन जैसे डिजास्टर आ जाते हैं। पांचवा सबसे विजिबल इफेक्ट है वाइल्ड फायर्स, यानी कि जंगलों में आग लगना। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ड्रामेटिक इफेक्ट है वाइल्ड फायर्स का बढ़ना। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, स्पेन, सब जगह के जंगल जल रहे हैं। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है और ह्यूमिडिटी लो, तो इस चीज की वजह से पेड़ों के लीव्स ड्राई हो जाते हैं और इस वजह से ग्रास में या उन लीव्स में आग लग जाती है, जिससे पूरा फॉरेस्ट फायर बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के 2020 के वाइल्ड फायर्स में लगभग 1 बिलियन से ज्यादा एनिमल्स मर गए और इसका एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि लोगों को मास्क पहनना पड़ गया। छठा विजिबल इफेक्ट है कि ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। हिमालय, आर्कटिक, अंटार्कटिका, सब जगह के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। तवायद ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, जो लगभग फ्लोरिडा जितना बड़ा है। अगर ये कोलैप्स करता है तो समुद्र की लेवल 65 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी। और इस मेल्टिंग ग्लेशियर का इफेक्ट क्या होता है? इसकी वजह से सी लेवल राइज होते हैं, कोस्टल फ्लडिंग देखी जाती है और रिवर बेसिन्स में वाटर शॉर्टेज भी देखा जाता है। अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। पहला तो है रेस्पिरेटरी डिसीजेस। एयर पॉल्यूशन बढ़ने से लोगों को अस्थमा, लंग कैंसर जैसी चीजें होने का खतरा बढ़ जाता है। पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड लंग में जाकर डैमेज करते हैं। इस चीज का छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। दूसरा है मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। फ्लड, सूखा पड़ना, वाइल्ड फायर जैसे डिजास्टर से लोगों को इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें बढ़ जाती है। तीसरा है हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन। ज्यादा गर्मी की वजह से लोग हीट स्ट्रोक का शिकार बन जाते हैं। सिटीज में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है और इसका नुकसान हम इंसानों को ही होता है।
अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज का सीधा असर एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों के डाटा के मुताबिक हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर गेहूं, राइस जैसे क्रॉप्स की यील्ड 10 से 25% तक गिर जाती है। हीट स्ट्रेस और सूखे ने क्रॉप लॉस 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया में 35 इयर्स के डाटा के एनालिसिस के हिसाब से CO2 बढ़ने से वहां की व्हीट यील्ड 13% से गिर गई। ये एग्जाम्पल है कि कैसे क्लाइमेट चेंज क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर भी असर करता है। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा खतरा बायोडाइवर्सिटी पे होता है। टेम्परेचर बढ़ने से, रेनफॉल पैटर्न चेंज होने से हमारी इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब हो रही है और इस वजह से स्पेसीज माइग्रेट कर रही है। क्या होता है दोस्तों, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जिन स्पेसीज को पॉसिबल है वो स्पेसीज नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करती है। इसकी वजह से पॉलिनेटर जैसे बीज, बटरफ्लाइज डिसअपियर हो रही है और पॉलिनेटर ना होने की वजह से फूलों का पॉलिनेशन नहीं हो रहा, जिसका हमारे इकोसिस्टम पर असर हो रहा है। और दूसरा चेंज है फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स। प्लांट्स और एनिमल्स का एक नेचुरल कैलेंडर होता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। जैसे अभी फ्लावर्स टाइम से पहले ही खिल रहे हैं, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पहले ही माइग्रेट कर रहे हैं और इन सब का इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे पड़ता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। ये तो हमने समझ लिया क्लाइमेट चेंज से क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है वो देखते हैं। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको 1988 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाया गया था। इसका काम है कि क्लाइमेट चेंज पे साइंटिफिक रिसर्च को समराइज करके वर्ल्ड लीडर्स को रिकमेंड करना। IPCC ने 2021 में बोला था कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अगले 20 सालों में ही अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हर साल होती है जहां वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं और क्लाइमेट एक्शन पे डिसीजन लेते हैं। COP21 यानी पेरिस एग्रीमेंट, यह एक क्लाइमेट चेंज में हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि उसमें 196 देश इकट्ठे हुए थे जो कि यूनाइटेड नेशन में देशों की लिस्ट है और इसमें ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से नीचे रखने का एक गोल बनाया गया था। और इस गोल को अचीव करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि वो हर साल $100 बिलियन पर ईयर का फंड बनाएंगे डेवलपिंग नेशंस को मदद करने के लिए और इन गोल्स का हर 5 साल में प्रोग्रेस रिव्यू होगा। लेकिन प्रॉमिस करना इजी होता है और उसको निभाना मुश्किल। जब COP26 2021 में हुई तब USA और यूरोपियन ने अपना कार्बन एमिशन 2050 तक नेट जीरो करने का प्रॉमिस किया। चाइना ने 2060 तक और इंडिया ने 2070 तक और 100 से ज्यादा कंट्रीज ने मीथेन एमिशन को 30% तक घटाने का वादा किया 2030 तक और डिफॉरेस्टेशन को भी बंद करने का वादा 2030 तक हुआ। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि जो पिछली बार 100 बिलियन फंड का वादा हुआ था उसमें सिर्फ जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ने ही अपनी कमिटमेंट पूरी की, बाकी किसी कंट्री ने पूरी नहीं की। तो इस पेरिस एग्रीमेंट का क्या हुआ? पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग जरूर है लेकिन इसका इन्फोर्समेंट वीक है। कई कंट्रीज ने प्लेजेस लिए लेकिन उनका CO2 एमिशन कम नहीं हुआ, ग्रीन पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हुई और अभी भी कई देशों में फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडीज दी जा रही है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक अभी के कमिटमेंट्स अगर फॉलो भी किए गए तो फिर भी धरती 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी 2100 तक। अब देखते हैं इसमें कंट्रीज का क्या रोल है। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि हिस्टोरिकली सबसे बड़ा एमिटर रह चुका है, लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया हुआ दिखाई देता है। IRA यानी कि
इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज और कार्बन कैप्चर पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन अब यूएसए की भी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज पे ये देखना जरूरी होगा। चाइना जो आज का सबसे बड़ा CO2 एमिटर है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जीज में भी लीडर है, इसीलिए उम्मीद है कि चाइना अपनी फुलफिलमेंट पूरी करे। इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इंडिया में भी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन फास्टली शिफ्ट हो रहा है। 2023 में इंडिया ने फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी का 40% ग्रीन एनर्जी में अचीव कर लिया। भूटान जो कि इकलौता देश है नेट कार्बन नेगेटिव कंट्री, यानी कि जितना कार्बन भूटान इमिट करता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब भी कर लेता है। भूटान का 60% एरिया फॉरेस्ट से कवर हो चुका है, इसीलिए भूटान एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। तो बाकी देशों को भी कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन सिर्फ पॉलिसी से नहीं होगा, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी लगेगी। तो देखते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में क्या चेंजेस आए हैं। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, हाइड्रो पावर, ये सब क्लीन एनर्जी के सोर्सेस है। समय के साथ साथ इनकी कॉस्ट भी कम हो रही है। इंडिया, यूएसए, चाइना, जर्मनी, इन सभी जगहों पर रिन्यूएबल एनर्जी का बूम है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए ईवीज लाई गई है। इंडिया में भी ईवी रिवॉल्यूशन हो रहा है। ओला, एथर, टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ईवीज बना रहे हैं, और गवर्नमेंट सब्सिडीज और चार्जिंग स्टेशन की वजह से ईवीज का फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है। तीसरी टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें CO2 को कैप्चर करके या तो अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है या फिर उसका किसी प्रोसेस में यूज किया जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेंसिव है, लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से ये टेक्नोलॉजी चीप हो जाए। अब समझते हैं पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि हर सिटीजन का क्या रोल है। सिर्फ गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेट ही नहीं, हर इंडिविजुअल को अपना रोल निभाना चाहिए। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ईवी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैला सकते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं, और पॉलिसी मेकर्स को क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेने के लिए पुश कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हम वोट देने से। अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लीडर्स को वोट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली दिखाई पड़ेगा। तो इन सारे स्मॉल स्टेप से इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है जब हम ये सब साथ में मिलकर करें। तो अब समझते हैं क्लाइमेट जस्टिस क्या कंसेप्ट है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हर किसी पे बराबर नहीं होगा। हिस्टोरिकली देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है क्लाइमेट चेंज पर, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज पे होता है। इंडिया, अफ्रीका, बांग्लादेश का पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट लो है, लेकिन फ्लड, सूखा पड़ना, साइक्लोन्स और फूड इनसिक्योरिटी इन्हीं रीजन्स में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, और इसी को कहते हैं क्लाइमेट इनजस्टिस। और अगर इन चीजों को सॉल्व करना है तो क्लाइमेट जस्टिस की डिमांड उठाना जरूरी है। तो क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फेयर फंडिंग, यानी कि रिच कंट्रीज को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्लाइमेट एक्शन से निपटने के लिए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज शेयर करनी पड़ेगी डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग नेशंस को। सपोर्ट ड्यूरिंग डिजास्टर, जब बाढ़ या सूखा आ जाए तब सारे कंट्रीज मिलकर सबको हेल्प करनी चाहिए। और है रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल नेगोशिएशन में पुअर कम्युनिटीज की भी आवाज होनी चाहिए, और ये सब हम अचीव कर सकते हैं यूथ इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव से। और इसे इम्प्लीमेंट करने में एजुकेशन हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकता है, जैसे स्कूल करिकुलम में क्लाइमेट एजुकेशन ऐड करना। अगर स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल से ही क्लाइमेट चेंज समझाने लगे तो वो बाद में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ग्राउंड लेवल पे रिसर्च होना, ये सब जरूरी है। और हम सबको पता है कि सोशल मीडिया की क्या पावर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
ट्विटर, इन सभी जगह पे क्लाइमेट कंटेंट वायरल हो रहा है। यह ट्रेंड्स पॉजिटिव है, लेकिन एज अ सिटीजन हमें फैक्ट चेकिंग करना भी जरूरी है। फेक न्यूज और क्लाइमेट डिनाइल से बचने के लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के बचपन में आपने हरियाली पेड़ देखे होंगे, लेकिन हम अगले जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ऐसी एक दुनिया जहाँ गर्मी अनबेरेबल हो, थर्ड फ्रीक्वेंट हो और फूड इनसिक्योर हो। क्या यही ह्यूमन लेगेसी हम अगले जनरेशन में छोड़ने वाले हैं? दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पे एक्शन पॉसिबल है अगर सरकार अपना रोल निभाए, कंपनीज अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करे, मीडिया दुनिया को सच बताए और आम आदमी यानी कि हम सब डेली डिसीजंस में इको फ्रेंडली बने। हम सबका हर एक एक्शन इस चीज में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की फाइट अब बस इन्वायरमेंटलिस्ट की नहीं, हम सबकी जरूरत बन चुकी है। आज हमारे पास टाइम है, टेक्नोलॉजी है, विल पावर भी है, बस जरूरत है एक्शन लेने की। तो चलिए सब साथ में आते हैं और इस क्लाइमेट चेंज से निपटते हैं। धन्यवाद।